हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चंद बातें मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि कई 10th क्लास के स्टूडेंट्स मुझको रिक्वेस्ट किए हैं कि हिंदी के लेसन्स अपलोड कीजिए, जिसकी बिना पर मैं हिंदी के लेसन्स अपलोड कर रहा हूं। तो आप इन लेसन को गौर से सुनिए, चाहे कुछ लेंथी हो जाए वीडियोस, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये मेहनत से बना रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके और आपको कोई भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो सके। अगर आप इन लेसन को अच्छी तरह सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको किसी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी आंसर्स होंगे कॉन्सेप्ट वाइज आसानी से लिख ले सकेंगे। और इसलिए वीडियो को पूरी तरह देखिए, बीच में स्किप करना या इसको छोड़ देना इस तरह मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के वास्ते ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं और आपका बेनिफिट होगा या आपका फायदा हो जाएगा तो वही मेरे लिए काफी है। और आप चाहे तो कमेंट करके बतला सकते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है, या मेरे में कुछ खामियां हैं तो कमेंट करके बतला सकते हैं कि मैं इसको दुरुस्त करूंगा। क्योंकि हम इंसान ही है, गलती हो सकती है, मेरे से भी कहीं पर गलती हो गई होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन जितना भी है मैं आप लोगों को समझाने की, बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप अच्छी तरह सुनिए और आपको किसी भी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे लेसन्स को आप लगातार सुनेंगे। तो यही मेरा रिक्वेस्ट आपसे है। अभी देखेंगे हम 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश, ये लेखक है। अब देखेंगे यहां पर उन्मुखीकरण क्या दिया गया है, देखेंगे इसके अंदर। एक अच्छे सैनिक के गुण है देशभक्ति, जगत, उसके बाद सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन। एक अच्छे देशभक्ति की जो पहचान यहाँ पर बता रहा है वही बता रहा है एक अच्छे सैनिक के गुण क्या होना चाहिए देशभक्ति के अंदर। यहाँ पर कह रहा है सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन माने डिसिप्लिन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक माने नेचुरल विपदाओं मतलब प्रॉब्लम्स के समय वे जिस प्रकार की सहायता करते हैं उससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों के जवान के बारे में, मिलिट्री के, आर्मी के बारे में, यहाँ पर सैनिकों के बारे में कहा जा रहा है कि और लोगों की देशभक्ति किस तरह होती है कि वो लोग हर चीज में आगे आते हैं, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले आकर वो लोग यहाँ पर हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए, आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। आदर्श सेना की विशेषताएं क्या हो सकती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आदर्श सेना की देशभक्ति, यहाँ पे सजगता, धैर्य, साहस और अनुशासन, ये इनके पहचान हो सकती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिकों का सहयोग होता है। जो नेचुरली जो चीजें आते हैं उस पर क्या होता है, इनका सहयोग होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक विपदाओं से समय सैनिक विपत्ति में फंसे लोगों को सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तथा राहत कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे ना, ये सेकंड आप ये फर्स्ट है, सॉरी, ये सेकंड आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं समय जिस प्रकार सहायता करते हैं। आप अपना देश प्रेम कैसे प्रकट करेंगे, आप कैसे देश प्रेम किस तरह प्रकट करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देश प्रेम प्रकट करने के लिए देश की रक्षा करने में सैनिकों की बहुमूल्य योगदान है सबसे पहले। उसके बाद वे अपने जान की परवाह न करते हुए देश की जीवित रखते हैं, ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। उद्देश्य, एम क्या है, देखेंगे। छात्रों में कहानी लेखन कौशल का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कहानी द्वारा कल्पना शक्ति का विकास करना और कहानी की भाषा शैली का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर एक पोएट बनाना या स्टोरीज लिखना,
किस तरह और लोगों के अंदर इंस्पिरेट करना इस कहानी में बतलाया गया है, वही कहानी के बारे में। और अपने आप को किस तरह डेवलप करना, उसका उद्देश्य क्या है, इस कहानी में बताया गया है। ये इस लेसन का उद्देश्य है। विधा विशेष देखेंगे, इसके अंदर विधि विशेष क्या है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण ही कहानी है। कहानी किसको कहते हैं हम लोग? स्टोरी। किसी भी एक घटना को, इंसिडेंट हो या कोई भी एक कैरेक्टर अगर प्ले कर रहा हो, उसको हम लोग एक ड्रामे के रूप में बताना ही कहानी होती है। कहानी एक लघु आकार की, लघु माने छोटी, स्मॉल, लघु आकार की माने स्मॉल स्टोरी, गद्य रचना है। गद्य रचना, गद्य मतलब लेसन्स। कथा वस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि इसके तत्व है। इसके अंदर सभी चीजें रहते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स भी रहते, कन्वर्सेशन भी रहता, वातावरण भी रहता, भाषा शैली, लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उद्देश्य, उसका रीजन क्या है, ये सभी चीजें स्टोरी में होते हैं। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। अभी ये कहानी जो है एक ऐतिहासिक कहानी, इसकी शैली वर्णनात्मक है, इसको हम लोग समझाने के लायक है। लेखक का परिचय। अब देखेंगे पोएट का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपको पोएट का इंट्रोडक्शन में एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ है इनका जन्म। क्योंकि जो हार्ड वर्ड है उसको समझने की कोशिश करो, आप लोग लेसन खुद ब खुद समझ जाएंगे जिनको उर्दू या हिंदी आती है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 8वें दशक, 8th सेंचुरी में इन स्वयं प्रकाश का आज समकालीन, हमेशा के लिए कहानी लिखने में, हमेशा के लिए कहानी लिखने में इनका बहुत ज्यादा छाप छोड़ के गए, महत्वपूर्ण छाप है इनका। उनके 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके 13 कहानियां क्या एक साथ प्रकाशित हुए, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये कहानियां इनके। मध्यवर्गीय जीवन के कशुल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इनके जो मिडिल क्लास पे जो भेदभाव करते, जो अत्याचार करते, उनके बारे में ज्यादा इन्हों लिखे कह रहा है। यहाँ पे रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिका परंपरा के समृद्ध करती है। यहाँ पर जो कहानियां हैं, इनकी कहानियां बहुत ज्यादा मशहूर है, और इनकी कहानियां हिंदी की कविता में सबसे अव्वल आते बोलकर उन्हें बोल रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे, लेसन पढ़ेंगे। थोड़ा अच्छा समझिए आप लेसन, अगर समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर्स खुद ब खुद कॉन्सेप्ट वाइज लिख सकते हैं। किसी ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी या ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी आपको, ना ही आपको कोई गाइड की। देखिए, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यह हवलदार साहब के बारे में कह रहा है। हर 15 डेज में कोई भी एक कंपनी के काम से क्या करना पड़ता था इनको, किसी सिलसिले में उस कस्बे माने उस रास्ते, उस गांव से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उस गांव या रास्ता बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। क्या कह रहा है? जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, थोड़े थोड़े पक्के मकान थे जिसे वहां पर बाजार कहा जा सके। वैसा एक ही बाजार था वहां पर, उस गांव में एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर मतलब बिल्डिंग की तरह नहीं रहते, सिर्फ एक पर्दे को ग्राउंड में डालकर बताते हैं वैसे। और एक नगर पालिका माने एमसीएच ऑफिस थी उस गांव में, जिस गांव से हवलदार साहब गुजरते थे। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। उन एमसीएच के ऑफिस में कुछ ना कुछ काम होता था। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ये काम पूरे एमसीएच वाले वहां पर कराया करते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक
प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कौन लगवा दी? इसी गांव वाले ने, यही एमसीएच ऑफिस वालों ने शहर के चौरस्ते पे क्या करे, एक प्रतिमा मूर्ति लगा दी। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहां पर लगा दी गई है। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, ये उसी प्रतिमा माने उसी पिक्चर के बारे में है, बल्कि उसकी भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी प्रतिमा माने पूरी स्टैचू के बारे में नहीं है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में यहाँ पर कहानी कह रहा है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड के शासनवादी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। स्टैचू देख के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्टैचू देख के ये मूर्ति बनाने में शायद बहुत दिन लगे होंगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा और ज्यादा वक्त बर्बाद हुआ होगा सिर्फ लेटर्स लिखते लिखते स्टैचू के वास्ते। तो आखिरी में कोई गांव के लोगों को इस मूर्ति के निर्माण के लिए दिया होगा, इस तरह हालदार साहब सोच रहे हैं। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है कि वो गांव के एक स्कूल के एक ही स्कूल था, वो स्कूल के एक ही ड्राइंग टीचर से, उनका नाम सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मोतीलाल था, शायद उनको दिया होगा ये स्टैचू बनाने के लिए, जो महीने भर की मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। एक बार पूरी महीने की मूर्ति बनाए पर उन्होंने पटक देना, मतलब मूर्ति को पटक देने का यकीन भी दिला दे रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। कोट के बटन से लेके यहाँ पे हम टोपी की नोक तक 2 फीट की वो स्टैचू था, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी, जिसे बस्ट भी कहते हैं, और बहुत खूबसूरत थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे स्टैचू में, कुछ मासूम और कमसिन, स्टैचू की तारीफ हो रही है यहाँ पे। फौजी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। ये नारे किनके? सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के नारे इनको ये मूर्ति को देख के याद आ रहे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। स्टैचू तो पूरी करेक्ट बनाए, लेकिन क्या करें लोग गड़बड़ के, हम लोग आमतौर पर पिक्चर जो देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के, उनकी आंखों पे चश्मा रहता, लेकिन मूर्ति के अंदर चश्मा लगाना वो लोग भूल गए। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हाँ, बनाए थे चश्मा, लेकिन संगमरमर का नहीं बनाए। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा कला फ्रेम मूर्ति के पहना दिया गया। क्या करे लोग, तराशने के बजाय, मूर्ति पे तराशने के बजाय एक सचमुच का चश्मा लेके क्या करे, फ्रेम लगा दिए, वहां पे ग्लास निकाल गए। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहा पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जब हालदार साहब गांव को जा रहे थे तो पान खाने की आदत थी, शायद पान खाने के बाद से एक जगह रुके थे, उनकी नजर एकदम मूर्ति पे पड़ी। मूर्ति पे पड़ते ही वो चश्मे को देख के उनका मुस्कुराहट निकल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। क्या कर रहा उन्होंने, जो जीप में जाते थे वो जीप गांव से निकल के आगे भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे उन्होंने, चश्मे के बारे में सोच रहे थे कि चश्मा ओरिजिनल लगाए लेकिन मूर्ति संगमरमर की। और अंत में इस
निष्कर्ष पर पहुंचे, ये माने एक एम पर पहुंचे, एक टारगेट पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे की नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ये मूर्ति जो बनाए, इसीलिए इनके जो मूर्ति बनाए नागरिक शहर वालों का क्या करना, कोशिश को सराहना चाहिए बोलकर बोल रहे। महत्व मूर्ति के रंग रूप या खद का नहीं, जो मूर्ति बनाए उसका रंग रूप या खद का नहीं है, उस भावना का है, माने उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक ही चीज, लेकिन आजकल देशभक्ति भी मजाक की चीज ही हो जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। दूसरी बार जब गए, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहली बार जब देखे तो गौर नहीं कर रहे थे, बाद में देखे तो क्या हुआ, फिर महसूस हुआ कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, चौकोनी वाला चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले देखे तो स्क्वायर शेप का चश्मा था, दूसरी बार जब देखे तो क्या था, गोल चश्मा उनके सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे दिखाई दिया। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब टेंशन और बढ़ गया उनका। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, सोच रहे उन्होंने। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, थर्ड टाइम देखे उन्होंने हवलदार साहब, तो फिर एक नया चश्मा दिखाई दिया। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजर जाते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, ये आदत बन गई थी। एक बार जब कतूहल दुर्दमानी होश उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उनको डाउट, और बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखते देखते आखिर में एक डाउट आ ही गया। वो डाउट से क्लियर करने के वास्ते क्या करे, पान की दुकान वाले से पूछ लिया उन्होंने, क्या भाई ये चश्मा क्यों बदल रहे बार बार, स्टैचू बोलकर पूछ लिए। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यहाँ पर क्या करेगी, आप लोग समझ गएंगे इसका पूरा मीनिंग। क्या करता है, क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। ये सब कौन कर रहे हैं, कैप्टन चश्मे वाले कर रहे बोल रहे, तो कौन कर रहे हैं ये बातें, इनको समझ में नहीं है हवलदार साहब को। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। कौन चश्मा चेंज कर रहे बोल रहे, कैप्टन चश्मा चेंज करता है बोलकर पान वाले उनको समझाया हवलदार साहब को। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसके मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरी बिठा दिया। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैप्टन के यहाँ पर समझा रहा है, क्या मतलब है, मतलब क्या चेंज कर देता है। हवलदार साहब इनसे सवाल पूछे, तो कोई गिराक अगर आ गया समझो, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चौखट चाहिए, तो क्या करता कैप्टन, तो कैप्टन किधर से लाता नया, तो क्या करता उन्हें मूर्ति के निकाल के दे देता उन्हें, फिर मूर्ति को दूसरी लगा देता है ना। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, मतलब उन्हें समझ गए कि चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। उन्हें क्या करते, लाके मूर्ति पे लगा रहे, मतलब मूर्ति पे अगर लगाए तो चश्मा किसी को पसंद आया वो निकाल के दूसरा लगाते थे, फिर पसंद आया तो वो निकाल के दूसरी तरह करते। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाले की मूर्ति बुरी लगती है, नेताजी के बगैर चश्मे वाले की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो डराती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब मूर्ति वाले जब बनाए तब क्या करे वो लोग, के मूर्ति बना दी लेकिन चश्मा नहीं बना दिए, इसलिए चश्मे के बगैर
नेताजी अच्छे नहीं लगते, तो चश्मा बनाने वाला है, जो आईने के बनाने वाला है, उन्हें क्या करता, रोजाना लेके आके एक मूर्ति को चढ़ा देता जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि पूरी कंप्लीट दिखना है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगाया हो, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगाया फ्रेम संभवतः नेताजी की क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई आईना खरीदने वाला, फ्रेम खरीदने वाला आके बोल रहा है कि जैसा स्टैचू पे, नेताजी के स्टैचू पे रखी हुई मूर्ति है, मूर्ति पे चढ़ाई हुई जो फ्रेम है, वैसा फ्रेम मेरे को दे दो, वैसा ही मेरे को चाहिए बोलकर अगर उन्हें सवाल कर रहा है, तो दुकान वाला क्या करता, डायरेक्ट मूर्ति पे से लेके आके चश्मा दे देता, वो फ्रेम दे देता और मूर्ति पे दूसरा लगा देता, और बाद में नेताजी दूसरे फ्रेम लौटा देते हैं। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। कौन कह रहे हैं? हवलदार साहब कह रहे हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, फिर डाउट करे, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरी पान मुंह में ठूंस चुका था, अभी पान खाया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, दुकान पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर हंस लिया। उसकी तोंद माने दिमाग पलट गया। कत्थे की ठंडी फेंक पीछे मुकड़े उसने नीचे पीक थूक और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब ये चोरा ढंग करा, पान था, पान निकाला, पान इधर उधर देखा, थूका, दूध के क्या बोला उन्हें कि उसका ओरिजिनल आईना मास्टर साहब बनाना भूल गया, इसलिए हर बार एक फ्रेम चढ़ाते रहते बोलकर बोला। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। एकदम ताज्जुब देने वाली बात थी, एकदम द्रवित माने हजम नहीं होने वाली बात थी हवलदार साहब के पास। ये पान वाले के पास से आसान था, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्ति का मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर जो पहला नाम बताया गया था वो नाम नहीं, बिल्कुल सही नाम था। तो मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, जो स्टैचू था उसके नीचे लिखा हुआ था मूर्ति को बनाने वाले मोतीलाल, और मोतीलाल यकीनन उस गांव के ही टीचर थे। बेचारे ने महीनों भर की मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। मूर्ति बना के पटक देने का वादा किया था, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। मूर्ति तो बनाए, लेकिन अब पत्थर में तराशना मुश्किल है, यानी कैसा बनाएंगे? उससे बेहतर है हम कांच का आईना लगा लेंगे, शायद सोचा होगा। कौन सोच रहे हैं? हवलदार साहब। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या नहीं तो आईना बनाने की कोशिश करे होंगे, हो सकता है असफल माने फेल भी हुआ होगा। यह बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, यानी तो बनाते हो सकता है बारीकी करने के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। ये सब कौन सोच रहे? हवलदार साहब सोच रहे, आईने के बारे में सोच रहे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, बहुत अलग अजीब दिख रहा था उनको। ये सब ऐनक नहीं लगाना, फिर रोज एक ऐनक बदलना था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। ये सोचते सोचते क्या करे, पान खाए, पान वाले को पैसे दे दी, चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? फिर सवाल करें कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का साथी है, मतलब सुभाष चंद्र बोस का साथी है, जो रोजाना एक एक फ्रेम लगाते जा रहा है, क्यों लगा रहा? या आजादी हिंद के फौज का भूतपूर्व सिपाही, या नहीं तो एक्स क्या है सिपाही है, आर्मी में है। पान वाला नया पान खा रहा, फिर रवन की आदत है नया पान एक और खा ली। चलो, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई
दांता दिखाए और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। जिसकी बात कर रहे थे नो, किसकी बात कर रहे थे नो, जो ऐनक रोजाना लगाते रहता था, तो उसको क्या बोल रहे नो, लंगड़ा है वो। कौन है लंगड़ा बोलिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चश्मे वाला लंगड़ा था, उन्हें क्या फौज में जाता बोलकर पान वाला इनको बोल रहा। पागल है वो, पागल। वो देखो वो आ रहा है। कौन आ रहा है, जो चश्मा वाला। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। किसको बोल रहा है पान वाला, हलदर साहब से बोल रहा है। उन्हें आ रहा देखो, जो चश्मा रोजाना लगा रहा उन्हें आ रहा देखिए, उसकी बात कर लीजिए आप और उससे ही एक फोटो वोटो कहीं पर डला दीजिए। हलदर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आवाक रह गए। पढ़ के देखिए, आवाक माने एकदम स्टैचू की तरह रह गए। सडन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। समझ गए आप लोग। उधर से आ रहा है, एकदम देखे तो ना, पलट के देखे तो परेशान हो गए कि एक बुढ़ा आदमी था और वो लंगड़ा था और एक हाथ में उसके सर पे गांधी की टोपी थी, फिर उसके हाथ में एक क्या था, एक बांस का लकड़ी थी, उसको पूरे चश्मे लगे हुए थे। फिर एक बंद की दुकान की ओर जा रहा था, वहां पर उन्हें टिका के बैठ गया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, मतलब उस बेचारे की दुकान में नहीं, फेरी लगा गोल हर बस्ती फिर के बेचता था, फेरी लगाता था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इस कैप्टन क्यों कहते हैं, असल में लोग गाँव फिर के बेच रहे इनको कैप्टन क्यों कहते हैं, पूछना चाहते थे। क्या यही इसका वास्तविक है नाम है, क्या इनका सही सचमुच यही नाम है, रियल नेम। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। चिढ़ गया उन्हें, बार बार इसके बारे में पूछ रहे, क्या बोल गए, चिढ़ के क्या करा उन्हें, इस बारे में मैं कोई चीज नहीं आपको बताऊंगा कहा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जो जीप में आते थे वो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे देख रहे। 2 साल लगातार 2 इयर्स तक कंटिन्यू होते गया। जब भी जाते थे हालदार साहब उस स्टैच्यू को देखते थे, सुभाष चंद्र बोस की, और उस स्टैच्यू के आईने को गौर किया करते थे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। अलग अलग चश्मे होते थे, लेकिन कभी भी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू अलग नहीं दिखाई देती, चश्मा होता था जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए तो क्या करते थे हालदार साहब, वहां जब भी वहां पर जाते थे तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता था। तो ये भी चलता था, चश्मा कौन बदल रहा है, चश्मा क्यों कर रहा है, ये भी चलता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसे भी चश्मा नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, पान की चौराहे की अधिकांश दुकानें पूरी बंद थी चौराहे के। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर नेक्स्ट टाइम भी चश्मा नहीं दिखे। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और झुककर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब जो चश्मे वाला था उसका देहांत हो चुका था। और कुछ नहीं पूछा पाए हालदार साहब, कुछ भी नहीं पूछे, एकदम खामोश हो गए। कुछ पल चुप रहे, खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा
उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हमें देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे के गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब उन्होंने क्या करे, थोड़े दिन के बाद गांव को गए। गांव में सोचे कि अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाएंगे, लेकिन स्टैचू के आंखों पर चश्मा नहीं रहे, क्योंकि मास्टर साहब बनाना भूल गए और कैप्टन बन गया और कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खाएंगे। उनके दिल में दुख था, ये दुख उन्हें जाहिर कर रहे कि अब मैं जाऊंगा तो कभी उस चौराहे पे नहीं रुकूंगा और ना ही मैं उधर देखूंगा, नहीं पान खाऊंगा, ये सब सोच लिया उन्हें। और जीप वाले से पे कहते हैं कि आप जीप तेजी से चलाओ, मेरे को काम है, आगे कहीं पर पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। आदत से मजबूर थे। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोके। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन से खड़े हो गए। अब दोस्त की तरह उन्होंने क्या कर देखते थे मूर्ति को। फिर एकदम मूर्ति को देखे, क्या हुआ पता नहीं, अब आगे देखेंगे। मूर्ति को देखते उन्होंने जीप में से, जीप वाले बोले जल्दी रोक दो। जीप वाला जल्दी रोक दिया तो जल्दी उतरे। उन्होंने उतर के भागते हुए आए। पूरे लोग एकदम ताज्जुब से देखने लगे कि जीप इस तरह क्यों रुकी, और आके क्या करे वहां पर ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे से बने हुआ एक चश्मा वहां पर लगा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलने के आगे बनाते हैं, वैसा है ना। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें में भर आई। ये देखकर खुश हो गए कि देशभक्त, क्योंकि ये लेसन का मकसद क्या है कि सुभाष चंद्र बोस एक बड़े देशभक्त थे, तो उनकी मूर्ति के साथ इस तरह खिलवाड़ किया गया। तो खिलवाड़ को देखकर उन्होंने सोचते थे कि आजकल के लोगों को क्या हुआ कि इतने बड़े देशभक्त के साथ इस तरह कर रहे, आगे आगे क्या होता बोलकर उन्होंने वो खिलवाड़ को देखकर ही हमेशा दुखी होते। तो उसकी वजह से उन्होंने मूर्ति को देखकर इतना खुश होते थे और चश्मा नहीं बनाते थे, क्योंकि उस हम लोगों के स्वतंत्र की आजादी की लड़ाई लड़े से वाले थे। ये था हमारा लेसन। यहाँ पर देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेमी का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी ढंग से देश प्रेम प्रकट करता है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण का आदि करना। ये बताइए कि आप किन किन कामों से देशभक्ति प्रकट। देशभक्ति मतलब यहाँ पर कह रहे हैं सिर्फ हम लोग सेना में जाना या देश की रक्षा ही हम करना है, देशभक्ति नहीं। देशभक्ति यहाँ पर वो भी होती है कि यहाँ पर हम बोल रहे पोल्यूशन, पर्यावरण बताना, नेचर को बचाना, और यहाँ पर संरक्षण करना, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये भी हमारी देशभक्ति है बोलकर बोल रहा। तो इसके बारे में आप किस तरह देशभक्ति प्रकट करते हैं इसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, हम विभिन्न प्रकार से सहयोग कर अपनी देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं। और
सपोज यहाँ पर हम लोग बना से कैसे प्रकट करेंगे हम लोग, जल को ज्यादा ना बहाकर, माने ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना, और गंदगी को साफ कर कर गंदगी को नदियां साफ कर कर, और उसके बाद सार्वजनिक वस्तुओं का मिलजुल कर उपयोग करके, इस तरह हम हमारी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी दिया देखिए, कस्बों, शहर और महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। बताइए कि ऐसा करना क्या उद्देश्य है, ऐसा करने का रीजन क्या है। उनसे आप लिख सकते हैं किसी न किसी चौरास्ते पे किसी न किसी लीडर का या किसी न किसी सेनानी का या मशहूर आदमी का स्टैचू लगाते, तो वो स्टैचू क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या है, आप लोगों को समझा बोल रहे। आप लोग उन सेंटेंसेस में लिखिए, इसके पास ज्यादा मैं तवज्जो नहीं दे रहा, आगे हम बढ़ेंगे, ये भी जरूरी है। यहाँ पर अगला देखिए, ये पाठ पढ़कर उत्तर, लेसन पढ़कर इसके आंसर्स लिखना है, या आप लिख ले सकते हैं चश्मे वाले के बारे में जानने के लिए हवलदार साहब। इसके मैं अपलोड करूंगा इसके बाद में आंसर्स, आप कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स अपलोड करूंगा, जब तक आप ग्रामर देख ले सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से जुड़े वाक्यों पाठ में कहाँ कहाँ ढूंढ कर लिखे जाए, ये वर्ड्स कहाँ कहाँ है, सेंटेंस कहाँ कहाँ है, आपको लेसन में ढूंढ कर लिखना है। अब देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर, ये पैराग्राफ को पढ़कर नीचे क्वेश्चंस दिया गया, उसके आंसर्स लिखना है। यहाँ पर क्या दिया देखिए, सरलता मानव का स्वाभाविक गुण है, सिंपल रहना इंसान का एक नेचुरल गुण है, आदत है। अंड भर जीवन को जटिल बनाता है और हृदय में विकार उत्पन्न करता है, माने घमंड, उसे कुलसित बनाना चाहिए, उसको हम घमंड को बढ़ने नहीं देना। अहंकार, आडंबर आदि तुच्छ विचारों के कुप्रभाव से मनुष्य अब कृत्रिम बन रहा है, ये चीजों से माने एकदम क्या कर रहा, सेल्फिश बन जा रहा। सरल, सहज और सदा जीवन हमें प्रेम प्रकृति जोड़ती है। सिंपल अगर रहेंगे तो हम लोग दुनिया से, हम हर चीज से जुड़े हुए रह सकते हैं। संसार के किसी भी देश में महान व्यक्तियों का अभाव नहीं है। कुछ व्यक्ति अपने ही देश में व्यक्ति पाते हैं और कुछ व्यक्तियों को ख्याति संसार में फैल जाती है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं कि उनको सिर्फ कंट्री में पहचानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे वर्ल्ड में पहचानते हैं, ऐसे भी है। संसार के विख्यात व्यक्तियों में जीवन पर यदि दृष्टि डाली जाए तो चाहे वह देशभक्त हो या वैज्ञानिक, साहित्यकार हो या दार्शनिक अथवा उद्योगपति, सभी में कुछ विशेषताएं अवश्य मिलते हैं। ये सब चीजें, चाहे साइंटिस्ट रहो, चाहे देशभक्त रहो या साहित्यकार रहो या कोई बड़ा पैसे वाला जॉब्स देने वाला फैक्ट्रीज वाला कंपनीज वाला हो, उस सबके कुछ ना कुछ उनके अंदर एक स्पेशलिटी रहती है, बोलकर नहीं बोल रहा। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम है जो जन्म से ही विख्यात हुए। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो पैदा होते ही मशहूर हुए। अधिकांश लोगों को यह ख्यात उनकी चरित्र बल और उद्यम से ही प्राप्त होती है, उनकी हिस्ट्री से। जो लोग मशहूर होते हैं उनकी काबिलियत से मशहूर होते बोल रहा है। संसार में ऐसे मनुष्य कम नहीं है जिनका साधारण परिवार में जन्म हुआ, किंतु वे अपने बुद्धि और लगन के कारण बहुत ऊंची उठ गए।
बहुत सारे ऐसे लोग गरीबी में पैदा हुए लेकिन वो लोग बहुत मशहूर हुए बोलकर ना। प्रतिदिन संसार में अनेक मनुष्य जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर सभी का नाम उसकी मृत्यु के बाद यही नहीं टिका रहता। कई लोग पैदा होते मरते, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा याद रखते, कुछ लोगों को याद नहीं रखते मरने के बाद। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट, साहित्य गुण। मनुष्य में क्या रहना? विनय रहना, हेल्पिंग नेचर, उदारता, किसी की मदद करना, कष्ट माने हम लोग मेहनत करना, साहस आदि चरित्र गुणों का विकास अत्यावश्यक है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। याद का ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन या सदा बनाते हैं, माने घमंड से तोड़ कर रखते हैं सब चीजें। सदा जीवन या सादगी का अर्थ है रहन सहन, वेशभूष और आचार विचार का एक निर्दिष्ट स्तर। जीवन में सादगी लाने के लिए दो बातों का विशेष रूप करणीय है। पहला, कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को न छोड़ना। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना। हमारी वास्तविकता आवश्यकताएं बहुत कम होती है, हमारी जरूरतें बहुत कम होती हैं। अपनी आवश्यकताओं को हम स्वयं बढ़ाते हैं, हमारी जरूरतों को हम खुद बढ़ाते बोल रहा हूँ, जो बाद में हमने जीवन को विषम बना देते हैं। जो अगर किसी चीज की आदत पड़ गई, वो नहीं मिल रही, तो बाद में क्या होता? हमारी विषम माने एकदम हमारी जिंदगी क्या हो जाती? विषम, तकलीफ, मुसीबतों से भरी होती है। इसलिए सदा जीवन व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचारों को अच्छे बनाने के रखना चाहिए। इसलिए हमारी जिंदगी अच्छी बिताना है तो हमारे विचार भी अच्छी रखना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों की क्वेश्चन दिया, मनुष्य के जीवन को जटिल बनाने वाले कारण क्या हो सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम मनुष्य को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए फर्स्ट, इंसान को अच्छे बनाने के लिए, जटिल बनाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे अहंकार, वह ये आडंबर और लघु कलुषित विचार आदि हो सकते हैं। ये अच्छा याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में जरूर पूछता है। आपको पता होगा सेकंड पेपर में पूरा पैराग्राफ ही होते हैं। कैसा जीवन हमें प्रकृति से जोड़ा, किस तरह का जिंदगी हमको प्रकृति से जोड़ा रखता है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं सरल जीवन, सरल बोलकर आप लिख सकते हैं, सिंपल, सरल और सहज भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, सहज, ये हो गया। उसके बाद अधिकांश लोगों को ख्याति कैसे प्राप्त, ज्यादातर लोगों को रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? यहाँ पर चरित्र बल पे बोलोगे, हिस्ट्री पे, चरित्र बल से, चरित्र बल और लिख सकते हैं अपन, और उद्यम से, ये लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, हमें किन पर संयम बनाना रखना चाहिए? किस पे हमको संयम बनाना रखना चाहिए? संयम नहीं होने वाले चीजें, कठिन परिस्थितियों पर, कठिन परिस्थितियों पर, कठिन परिस्थितियों पर। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित शीर्षक, माने इसको एक शीर्षक देखेंगे, नाम देना। अभी जो हम पोएम पढ़े उसका एक नाम लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? सदा जीवन उच्च विचार। अब यहाँ पर है इन प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में। ये भी आपके लेसन से है रीडर, मैं ये लेसन के बाद में डालूंगा, आप चाहे तो लिख ले सकते हैं। आप अभी ये लेसन हम पढ़े हैं, इसके बिना पर लिख सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में ये लिखना है, यहाँ पर हम लोग लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हालदार और पान वाले के बीच जो बातचीत हुई उसके संवाद के रूप में लिखिए। कन्वर्सेशन लिखना है दोनों के बीच में। हालदार साहब और चश्मा वाले, कई बार होती ना, ये चश्मा क्यों बदल रहा, तूने पान खाते हुए मजे ले लेते हुए बोलता, जो हम लोग लेसन में पढ़े उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग दोनों के अंदर आप कन्वर्सेशन आसानी से लिख सकते हैं। जैसा निर्देश, छात्र स्वयं करेंगे उदाहरण, हालदार साहब या नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है,
फिर पान वाला बोलता जी इसे कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। फिर हालदार साहब बोलते उसका असली नाम कैप्टन ही था क्या? पान वाला जी नहीं, उसका असली नाम कैप्टन नहीं था। फिर हालदार साहब बोलते तब क्या वह नेताजी का साथी या कोई स्वतंत्र सेनानी था? पान वाला नहीं नहीं, वह तो लंगड़ा है और वो पागल है बोल के ऐसा एक कन्वर्सेशन चलता है। ये कन्वर्सेशन आपको ऑलरेडी लेसन में लिख सकते हैं। देश के प्रति दृढ़ भक्ति, प्रेम और संपूर्ण भावना देश के विकसित और समृद्ध बनाती है। अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये भी आप लोगों को मिल सकते हैं। इसका आंसर मैं लिखाता हूं। देखिए यहां पर हम लिखेंगे कौन सा ये ई वाला, ये सही मायने में लिखेंगे हम। सही मायने में, सही मायने में देश का नागरिक वह है जिसमें देश के प्रति समर्पण का भाव है। यदि प्रत्येक नागरिक में देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना होती है। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये आंसर भाषा का वैकेबुलरी। कोष्ठ में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार उत्तर दीजिए। यहां पर देखना है निष्कर्ष, सराह और उहापोरो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माने पर्यायवाची शब्द उसको कहते हैं जिसका सेम मीनिंग एक और आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर निष्कर्ष है। निष्कर्ष का मतलब, निष्कर्ष यहाँ पर लिखेंगे। निष्कर्ष का एक मतलब होता है फल या परिणाम लिखेंगे। परिणाम समझ, रिजल्ट। एक हो गया। सेकंड क्या दे रहा? सराहा। सराहा माने रास्ता या मार्ग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे दिया उपहारों। यहाँ पर उहापोह। उहापोह का मतलब क्या है? उलझन को बोलते हैं। उलझन इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे दिया वास्तविकता, सफल, सामान्य। इसको अपोजिट वर्ड लिखना। वास्तविक, अवास्तविक लिख सकते हैं। वास्तविक का आ लगा के एज इट इज लिख दीजिए। अवास्तविक, अवास्तविक ये लिख सकते हैं। सफल, असफल, सफल का असफल। सिवा सामान्य, असामान्य। इस तरह आप अपोजिट वर्ड्स लिख सकते हैं। राइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, आप समझ जाएंगे। गिराक, आइडिया, प्लीज। उत्पत्ति की दृष्टि को कैसे शब्द एक पहचान लीजिए। एक कैसे शब्द लिखना है हम लोग। ये पूरे गिराक माने ग्राहक को कहते हैं, तद्भव है। गिराक, ग्राहक, तद्भव है। वह मेरे दुकान का ग्राहक है बोलकर हम लोग इसका वन सेंटेंस में लिखते हैं। आइडिया ये अंग्रेजी है, विदेशी। आइडिया क्या है? विदेशी वर्ड्स है, इसको हम विदेशी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हमें? प्लीज। प्लीज भी अंग्रेजी वर्ड है, ये भी विदेशी है। हम लोग ये अंग्रेजी, ये भी। कृपया शांति बनाए रखे, हम बोलते हैं ना इसको, कृपया शांति बनाए रखे। ये हम लोग इस तरह वन सेंटेंस बना सकते हैं। फोर्थ वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारणों से कीजिए। इसकी हम लोग पूर्ति करना है। क्या आता है इसके अंदर, कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं उसको देखते हुए हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखेंगे इसके अंदर कौन से, सपोज यहाँ पे क्या दिया। अब हालदार साहब यहाँ पे लिखेंगे की। हालदार साहब की बात कुछ समझ में आई लिख सकते हैं, समझ में। हालदार साहब को
हर 15वें दिन कंपनी के काम से कंपनी के काम के सिलसिले में उस पार से गुजरना पड़ता है। दोपहर, यहाँ पे दोपहर का समय था, दुकान में भीड़ भाड़ अधिक थी। इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूचना पढ़कर उसके अनुसार लिखिए। रंग रूप, देशभक्ति, चौराहा, विग्रह कर समास पहचाने। इसको विग्रह लिखना और समास पहचानना है। समास जैसा रंग रूप है, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे रंग और रूप। और रंग रूप माने द्विगु समास है। ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। सॉरी, क्षमा कीजिए, रंग रूप द्वंद्व समास है। दो आ रहे, रंग प्लस रूप। रंग और रूप यहाँ पे लिखना, इसका विग्रह वाक्य स्थल लिखना, रंग रूप। ये हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इस तरह आप लिख सकते हैं। देशभक्ति, ये देशभक्ति माने तत्पुरुष समास होता है। ये हो जाता तत्पुरुष समास। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देश की भक्ति। देश की भक्ति तत्पुरुष समास है ये देश की। चौराहा यानी जहां चार राहें मिलती है, इसको ऐसा लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे जहां चार राहें मिलती है, ये चौराहा। द्विगु समास होता है, द्विगु समास। उसके बाद देखिए, भावुक सवायत, इसको संधि विच्छेद पहचानिए। भावुक, भाव प्लस अक लिख सकते हैं इसको, भावुक। तो इसको ऐसा लिखेंगे, भाव प्लस अक, भाव अक। ये हो गया वृद्धि संधि होता है, वृद्धि संधि। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? सदैव। सदैव माने सदा प्लस एव लिख सकते हैं, सदा प्लस एव। ये हो भी वृद्धि संधि, सेम यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि संधि। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, वाक्यों के प्रयुक्त निपात समझाइए। इसका मीनिंग समझाना है। इनको प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। इनको यूज करते हुए एक एक वाक्य हमको को भी बनाना है। अब यहाँ पे दे दिए, नगर पालिका भी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कुछ ना कुछ, यहाँ पर तो और ही, इसको ले सकते हैं, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पहचानना है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया जाता है, ही यहाँ पर ही। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा था, भी यहाँ पर आ रहा। हालदार साहब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक, यहाँ पर तक है, तक हालदार साहब अपने काम से मिलते हुए इनको गुजरते। इसका हम क्या करना है? इसका सेम का सेंटेंस भी बनाना है। यहाँ पर देखिए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यहाँ पर पढ़ना, इस कहानी में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रयुक्त मुहावरों को अर्थ जानिए। एक तले का बनाइए। इसको सेम आंखें भर आना, दुखी होना, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर हम लोग और लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हामी भरना लिख सकते हैं। हामी भरना, हामी भरना मतलब क्या है? बात मनाना, बात मानना। ये हामी भरना मतलब बात मानना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? द्रवित होना, द्रवित होना। द्रवित होना का मतलब क्या है? भावुक होना, भावुक होना। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ करके अवाक रह जाना, अवाक रह जाना। आश्चर्यचकित मतलब आश्चर्यचकित रहना। इस तरह और हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कहानी में
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जैसे आपने देश की खातिर इस तरह का प्रयोग समझाकर अभ्यास पूरा करें। इसके अंदर क्या करना, सर्वनाम लिखना है हम लोग, हालदार साहब नहीं। सर्वनाम मतलब ये वो आता ना, इसके अंदर हम लोग वो क्या करेंगे, हम लोग एक सर्वनाम, एक कर्तव्य निभा रहे थे, एक कर्तव्य निभा रहे, सब नागरिक, सब नागरिक एक कर्तव्य निभा रहे थे। सेम, सब नागरिक घर जा रहे थे। एज इट इज, सब नागरिक मित्र से मिल रहे थे, सब नागरिक मित्रों से मिल रहे थे, सब नागरिक बात समझा रहे थे, सब नागरिक भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। ये पूरे इसके अंदर ये था हिंदी का लेसन। बेस्ट ऑफ लक। अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स जरूर करिए और आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और दूसरे क्लासेस की भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।